फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, इसके L1 में हमने इसकी रिएक्शन को ब्रीफ आउट किया था कि किस तरह से लाइट की एनर्जी को यूज़ करके CO2 और पानी से शुगर यानी कि शर्करा का निर्माण होता है पौधों में और साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे फोटोसिंथेसिस वास्तव में प्लांट्स के किस पार्ट में होती है, किस ऑर्गन में होती है और उसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और जिसकी हम बात करने जा रहे हैं यानी क्लोरोप्लास्ट का बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फंक्शन। हम सिर्फ उतनी बात करेंगे जितना हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या ये वनडे एग्जामिनेशन, PCS या अदर एग्जामिनेशंस जो भी कहें, उनके लिए जितना बेसिक समय ज़रूरत है उसी की बात करेंगे हम। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में हरित लवक भी कहते हैं, हम सबको मालूम है पत्तियों में पाया जाता है। हरे रंग का कारण भी यही है क्योंकि सेल का इसको किचन हाउस कहा जाता है। इसका मतलब पौधे का जो भोजन है शर्करा की फॉर्म में वो भी यही बनता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम पहले संरचना की बात करें तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि एक पत्ती जो होती है उसके जो अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो एक पत्ती को जब आप काटोगे एक पतले से सेक्शन में तो इसको बोलते हैं बेसिकली ट्रांसवर्स सेक्शन, TS। 11th 12th में ये कराया जाता है और जो BSc वाले हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं कि पत्तियों को काट के उनके ट्रांसवर्स सेक्शन स्लाइड्स तैयार की जाती हैं जिसमें अलग अलग हिस्सों को देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ठीक है, तो इस TS सेक्शन में हमें साफ साफ दिख रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग हिस्से हैं जो मिलकर एक पत्ती का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यह है 2 डायमेंशनल व्यू, जिसमें समझाने की कोशिश की है बट एग्जैक्टली उतना आइडिया नहीं लग पा रहा है, इसीलिए साथ में यहाँ पे 3 डायमेंशनल इमेजेस भी मैंने पेस्ट की हुई हैं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। देखो ध्यान से, पहले नीचे वाली 3 डायमेंशनल इमेज पे ध्यान दो। एक पत्ती को जब आप काट कर देखते हो तो उसमें सबसे बाहर की तरफ आपको दिखती है क्यूटिकल। उसके नीचे जो परत होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। जैसे नीचे है ऐसे ही, सॉरी, जैसे ऊपर की तरफ एपिडर्मिस है ऐसे ही नीचे की तरफ भी होती है, इसीलिए इनको लोअर और अपर एपिडर्मिस कह देते हैं। ठीक है, क्यूटिकल एपिडर्मिस के बाद फिर सेल के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग तरीके से अरेंज होती हैं। एक तरह की कोशिकाएं जो आकार में कुछ बेलनाकार होती हैं, जिनको आप कह सकते हो मेसोफिल सेल्स, इनका देखो पैटर्न अलग है। ठीक है, इसके बाद मेसोफिल सेल्स की 2 लेयर के बाद में फिर जो सेल्स पाई जाती हैं उनके बीच में एयर स्पेस काफ़ी दिख रहा होगा आपको, इसलिए इनको स्पॉन्जी सेल्स बोल दिया जाता है। हैं दोनों मेसोफिल सेल्स, ठीक है, बट दोनों मेसोफिल सेल्स का जो अरेंजमेंट पैटर्न है वो अलग है और उसी की वजह से एक को स्पॉन्जी मेसोफिल बोल दिया जाता है और एक को पैलिसेड। और इनमें जो डॉट लाइक संरचनाएं आपको दिख रही है ना, यही क्लोरोप्लास्ट है जो हरा रंग भी प्रदान करता है पत्तियों को और सुगर का फॉर्मेशन भी करता है प्रकाश की उपस्थिति में। सेंटर में जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये हिंदी में कहलाता है संवहन बंडल, वेस्कुलर बंडल या बंडल शीथ। बंडल शीथ बेसिकली इसकी आउटर लेयर होती है जो सर्कल वाली ग्रीन आपको दिख रही होगी, ये वाली। ठीक है, शीथ मतलब कवर। और ऊपर की तरफ जनरली जाइलम पाए जाते हैं और नीचे की तरफ जनरली फ्लोएम होते हैं। ठीक है, अगर इस सेकंड पिक्चर में आप देखोगे तो इसमें जो पाइप लाइक या पाइप नुमा नॉट पाइप नुमा जो संरचनाएं दिख रही है, इसमें ऊपर की तरफ आपको जाइलम दिखेगा, नीचे की तरफ आपको फ्लोएम दिखेंगी। ठीक है, और ये जो बेलनाकार संरचनाएं दिख रही हैं आपको, ये पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं। 3D स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो ये जाइलम फ्लोएम कुछ इस तरह से दिखाए गए हैं। ठीक है, और ये आप पत्ती में जब आप ध्यान से देखोगे तो एक सेंटर में पीन्स जाती है और एक फिर साइड से निकलती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, बंडल शीथ या वेस्कुलर बंडल के थ्रेड से हैं जो पत्तियों के अलग अलग भाग में पहुंचते हैं और वहाँ पे पानी और भोजन को पहुंचाते हैं। आगे बात समझ में, हमारा जो
ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट को समझना। तो हम अपने क्लोरोप्लास्ट पे आते हैं, मतलब पत्ती के अंदर मेसोफिल या फिर पैलिसेड सेल्स, पैलिसेड या मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो डॉट की फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर एक मेसोफिल सेल्स को बाहर निकालो तो उसमें जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से दिख रहे हैं आपको, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो अब अगर एक सेल्स जो कुछ दिखने में इस तरह से होती है, ये वेरी भी कर सकता है स्ट्रक्चर, इसके अंदर स्ट्रक्चर देखें तो बहुत सारे सर्कुलर फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है या संरचना जो होती है, उसको देख के साफ साफ पता चलता है कि इसके मुख्यतः 3 भाग हैं। मेनली इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पहला बाहरी मेम्ब्रेन, दूसरा अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ जिसको स्ट्रोमा कहते हैं, तीसरा इसके अंदर ये जो ढेर नुमा संरचनाएं हैं जिनको ग्रेनम कहा जाता है या प्लूरल में ग्रेना कहा जाता है, तीसरा भाग है, ठीक है। तो 3 क्या हुए, मेम्ब्रेन जिसमें आउटर मेम्ब्रेन है, फिर थोड़ा स्पेस है, फिर इनर मेम्ब्रेन है जो पूरी तरह से अंदर के स्ट्रक्चर को कवर करके रखती है, ठीक है। अब इसको जब कटिंग करके देखेंगे तो अंदर कुछ सिक्के के ढेर जैसे दिखते हैं, उनको बोलते हैं ग्रेनम। और एक सिक्के लाइक स्ट्रक्चर या सिक्के नुमा संरचना को इसको बोलते हैं थाइलेकोइड। जब यही बहुत सारे सिक्के नुमा संरचना एक के ऊपर एक इस तरह से रखे जाते हैं, तब ये एक ढेर बना देते हैं, उस ढेर को कहते हैं हम ग्रेनम। अब बहुत सारे ढेर होंगे जिसको हम बोल देंगे ग्रेना। बात आगे समझ में? तो पहले यही एक चीज बात कर लेते हैं कि ये जो ग्रेनम है, अब इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। स्पेशलाइज जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ग्रेना में होती है बेसिकली लाइट रिएक्शन। मतलब बेसिकली जो मेम्ब्रेन वाला पार्ट है ये लाइट को कैप्चर करता है और अलग अलग रिएक्शंस के द्वारा इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है एटीपी का निर्माण करना और साथ ही साथ NADPH का निर्माण करना। एटीपी और NADPH क्या है, अगर किसी को इंटरेस्ट है इसमें तो एडवांस बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वहाँ आपको मिल जाएंगे इन कमिंग फ्यूचर, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन का मेन काम क्या होता है, जब प्रकाश की उपस्थिति होती है और जब प्रकाश पौधे की पत्तियों पर पड़ता है तो पौधे की पत्तियों से जाता है वो कोशा में, कोशा से जाता है वो क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट से कहाँ एंटर करता है, वो एक ग्रेना में एंटर करता है। और ग्रेना के अंदर अलग अलग रिएक्शंस या क्रियाएं उस ऊर्जा से या ऊर्जा की सहायता से, प्रकाश ऊर्जा की सहायता से क्या बनाते हैं, एटीपी और NADPH, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में क्या होता है कि जब एटीपी और NADPH बन जाते हैं तो इनको यूज करके एटमॉस्फेयर से जो CO2 लेते हैं प्लांट्स, उस CO2 से शुगर का निर्माण होता है या शर्करा का निर्माण होता है। बात आ रही समझ में? लेकिन ध्यान रखना कि जब CO2 से शर्करा का निर्माण होता है कहाँ, स्ट्रोमा में, तो यहाँ लाइट की आवश्यकता नहीं है, ये अंधेरे में भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि लाइट के जो प्रोडक्ट हैं एटीपी और NADPH, इनके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रोमा में जो डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है, वो इनडायरेक्टली लाइट पर डिपेंड होती है, क्योंकि लाइट रिएक्शन के द्वारा बने जो प्रोडक्ट हैं वही यूज होते हैं CO2 से शुगर को बनाने में। बात आ गई समझ में? तो समराइज कर देते हैं इसको फटाफट। यहाँ पे समराइज करने से पहले आपको ये भी बताया गया है कि एक थाइलेकोइड, एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, उसकी जो संरचना अगर आप देखोगे कट करके तो उसके अंदर बाहर की तरफ आपको मेम्ब्रेन दिखेंगी और मेम्ब्रेन में रैकेट लमा या रैकेट लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। इन रैकेट लाइक स्ट्रक्चर को एक नाम दिया जाता है एटीपी सिंथेज।
नाम से समझ में आ गया होगा, सिंथेस का मतलब होता है यहाँ पे निर्माण, मतलब ऐसी संरचना जो एटीपी का निर्माण करे, एटीपी सिंथेसिस कहलाएगी। कैसे होता है निर्माण? जब लाइट रिएक्शन होती है तो यहाँ पे प्रोटॉन बहुत सारे हो जाते हैं एक थाइलेक्वाइड के अंदर। जब थाइलेक्वाइड से ये सारे के सारे प्रोटॉन्स स्ट्रोमा में निकलते हैं, स्ट्रोमा की तरफ निकलते हैं, तब उस समय फ्री ऊर्जा या रिलीज हुई ऊर्जा को यूज करके एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाकर एटीपी का निर्माण हो जाता है। और सबको पता होगा एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। मोस्टली सेल्स में जब ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे एटीपी ही यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। एनएडीपी भी यूज़ होता है, इसकी भी बात करेंगे कब कहाँ कैसे यूज़ होता है। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। हमने बात की थी क्लोरोप्लास्ट की, तो हम समराइज कर लेते हैं फटाफट। क्लोरोप्लास्ट मतलब ऐसा पिगमेंट जिसका अगर स्ट्रक्चर हम समझें तो स्ट्रक्चरली या संरचनात्मक रूप से ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। मेम्ब्रेन, ठीक है, दूसरा ग्रेनम और तीसरा स्ट्रोमा। मेम्ब्रेन जो सबसे बाहर की तरफ होती हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा को कवर करके रखती हैं, ये आउटर और इनर। ये लिखना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर पाया जाने वाला ऐसा ऑर्गन है जो डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, दोहरी परत से घिरा होता है। ध्यान रखना, जिस तरह से सेल दोहरी परत से घिरी होती है उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी दोहरी परत से घिरा होता है। ग्रेना आपको पता है, ग्रेना में क्या होता है, बेसिकली लाइट रिएक्शन होती है, प्रकाश अभिक्रिया जिसको कहते हो। लाइट रिएक्शन मतलब प्रकाश अपक्रिया। क्या होता है प्रकाश अपक्रिया में? क्या होता है? लाइट के द्वारा या लाइट एनर्जी से किसका निर्माण होता है? एटीपी प्लस NADPH। ठीक, अब अगर स्ट्रोमा की तरफ पहुंचे तो स्ट्रोमा में क्या होता है? ये बेसिकली एक तरह का लिक्विड वाला पार्ट है, जो लिक्विड भरा होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और स्ट्रोमा में क्या होता है, जब ये एटीपी और NADPH बन जाते हैं तब इनको यूज करके CO2 से बनाया जाता है ग्लूकोज या फिर जिसको आप शुगर कहते हो। और इसमें यूज क्या होते हैं? एटीपी और NADPH, ठीक है। तो इस लिक्विड यानी कि स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन। यहाँ पे सीधे सीधे लाइट यूज नहीं हो रही है, इसलिए आप कह सकते हो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो यहाँ पे अब आप ऐसे भी समराइज कर सकते हो कि फोटोसिंथेसिस completes in 2 reactions. First light reaction and then second dark reaction. Good. तो फोटोसिंथेसिस इक्वल लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, समझने का तरीका होता है, आपको बस समझ में आना चाहिए चीज़ें, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता कि कैसे भी लिखो, तो हम ऐसे भी लिख सकते हो इसको, फोटोसिंथेसिस इक्वल लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन। बात आ रही समझ में? हम पहले समझ चुके हैं, अब ये मत गलती कर देना कि फोटोसिंथेसिस का मतलब सिर्फ लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है। पहले लाइट रिएक्शन होती है, फिर डार्क रिएक्शन होती है। और लाइट रिएक्शन में क्या बनता है? इक्वल करो फटाफट, एटीपी NADPH। और डार्क रिएक्शन में क्या बनता है? इनको यूज करके CO2 से शुगर या ग्लूकोज, और फिर यही शुगर या ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है प्लांट्स के अंदर। तो जो हम स्टार्च लेते हैं वो बेसिकली यही वाला स्टार्च लेते हैं भोजन के रूप में,
आगे बात समझ में? चलिए अब मिलेंगे अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ फोटोसिंथेसिस की ही सीरीज में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।